तो बच्चों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की ये 9वीं कक्षा की पुस्तक है और आज हम लोग प्रारंभ भी करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जो पहला अध्याय है वह है भारत का भौगोलिक परिचय, यानी कि भारत की स्थिति मैप में कहाँ है, ग्लोब में कहाँ है, पड़ोसी देशों के संदर्भ में अगर देखें तो भारत की क्या अवस्थिति है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ते हैं और काफ़ी रोचक ये अध्याय है, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर भी परिचय हम लोग को जानना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले। तो हम लोग आज से भूगोल प्रारंभ कर रहे हैं। तो भूगोल, भारत के भूगोल को अगर हम समझेंगे तो इसके परिचय को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा में आप जो देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के जो उत्तरी तरफ है, ठीक है, यहाँ जो भारत है वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग में स्थित है भारत। ये दक्षिणी भाग है, ठीक है। तो भारत को अगर देखें ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब फिर इसके बाद कहें तो एशियाई देशों में यह कहाँ स्थित है। एशियाई देशों के संदर्भ में अगर देखें तो यह दक्षिण एशियाई देशों के की श्रेणी में जो है यहाँ पर दिखाई देता है। आप अगर विस्तार पूर्वक अगर वर्ल्ड मैप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा कि ये देखिए, ये आपका एशियाई भाग है। तो इसमें जो भारत की अवस्थिति है वो दक्षिण एशियाई देशों के रूप में जानी जाती है। और भारत की लोकेशन के बारे में अगर कहें तो हिंद महासागर, ठीक है, और मध्य एशिया, इसके बीच स्थित होने के कारण क्या है कि भारत जो है ना व्यापार के दृष्टिकोण से कहें या संस्कृति के लिए कहें, दुनिया के प्रमुख केंद्रों में से एक है। तो हमने देखा कि विश्व के मानचित्र पर भारत की क्या स्थिति है। अब आगे देखते हैं और इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर में ये अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की तरफ है, ये इसका विस्तार। और इसी प्रकार से अगर देशांतरीय विस्तार की बात अगर हम लोग करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच स्थित है। और आप देखें यहाँ पर कि दोनों के बीच आप जो देख रहे हैं, दोनों के बीच जो आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतर, ठीक है, माफ़ कीजिए, दोनों के बीच जो अंतर आप देख रहे हैं, ये देखिए, अगर 8 डिग्री 4 मिनट है, इसमें अगर 37 डिग्री 6 मिनट को अगर इन दोनों के बीच का अंतर अगर देखें, घटा के देखिए, तो लगभग जो है 30 डिग्री का यहाँ पर विस्तार पाया जाता है। और इसी प्रकार से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से अगर हम 97 डिग्री 25 मिनट को घटाएं तो लगभग ये 30 डिग्री के आसपास का ये अंतर यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखा जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर दोनों में अगर देखें विस्तार तो लगभग 30 डिग्री का है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कर्क रेखा, ठीक है, और आप जानते हैं कि कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्लोब में देखिए, ये इक्वेटर है, ठीक है, भूमध्य रेखा है। और यहाँ से 23.5 डिग्री अगर नॉर्थ की तरफ अगर जाएं तो ये भारत को अगर देखें तो बराबर, लगभग बराबर भागों में, 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, अगर प्रश्न बच्चों पूछा जाए सीधे तौर पर कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और दूसरी बात यह है कि अक्षांश रेखा देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भारत। आप इस कर्क रेखा से उत्तर की तरफ अगर जाएंगे तो उत्तरी भारत के रूप में हम लोग जानते हैं। हालांकि ये बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग करने के लिए कौन कौन सी और भौगोलिक सीमाएं हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम कर्क रेखा के रूप में भी देखें तो कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ दक्षिणी भारत का विस्तार है और उत्तरी भाग में उत्तरी भारत का विस्तार है।
और यह प्रश्न आपसे सीधे तौर पर पूछ ली जाती है कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा का विस्तार होता है या कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो मैप में आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सबसे पहले यहाँ पर ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात। इसके बाद आप जाएं तो ये राजस्थान का भी कुछ भाग है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरती है, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश का पार्ट है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था 2000, जैसे कि बिहार से झारखंड अलग हुआ, इसी प्रकार से ये आप देखें तो छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये आपका जो है त्रिपुरा और ये मिज़ोरम, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे बढ़े, अब देख लेते हैं कि हमारे समुद्री द्वीप समूह भी है। तो 2 द्वीप समूह भारत के सीमा के बीच अवस्थित होते हैं। इसमें से एक तो आप देख रहे हैं कि जो अरब सागर में स्थित है वह लक्षद्वीप है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो आपसे यह देखिए प्रश्न अगर देखें कि आपसे कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछाता है, बस अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे द्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है, तो आपको समझना होगा कि देखिए ये जो हिस्सा होता है ये अरब सागर है, और ये वाला जो हिस्सा है वो बंगाली खाड़ी है, और नीचे आप देखते हैं हिंद महासागर है, ठीक है। तो ये अगर मैप पर अगर देखे रहिएगा तो काफ़ी आपको सहूलियत होगी, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपने समझा कि भारत के सीमा रेखा में जो द्वीप समूह है वो कौन कौन से हैं? तो एक तो लक्षद्वीप है, दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लक्षद्वीप वह अरब सागर में स्थित है, ये वाला भाग जो है अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ये पॉइंट आप याद रखिए कि इंदिरा पॉइंट, ये पूछा जाता है था प्रश्न कि बताइए कि सबसे जो दक्षिणी भाग है भारत का, भारतीय सीमा रेखा में वो सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट माना जाता था, ठीक है, जो कि 2004 में जलमग्न हो गया। तो लेकिन अगर मुख्य भूमि का कहा जाए तो ये कन्याकुमारी कहाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मुख्य भूमि मतलब ये वाली जो भूमि है ये मुख्य भूमि है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है यहाँ कन्याकुमारी है। लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाए तो ये इंदिरा पॉइंट मानाता है, हालांकि 2004 में यह जलमग्न हो गया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न में पूछा जाए मुख्य भूमि तो मुख्य भूमि पूछे तो कन्याकुमारी, अगर सीधा भारत की अगर सबसे दक्षिण बिंदु पूछी जाए तो इंदिरा पॉइंट हम कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं कि विश्व में भारत आकार के हिसाब से विश्व में भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर रूस, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर अमेरिका। ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात हो रही है, ठीक है। तो क्षेत्रीय फैलाव के माध्यम से अगर संदर्भ में देखें तो सबसे पहले रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद अमेरिका, इसके बाद चीन, इसके बाद ब्राज़ील और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के भारत को अगर देखें क्षेत्रीय विस्तार के माध्यम से तो भारत से लगभग 6 देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े हैं, ठीक है। और भारत का 7वां स्थान है और 32.8 मतलब लगभग जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है इसका विस्तार है, ठीक है। और कुल मिलाकर के 2.4% जो है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है अगर विश्व के संदर्भ में अगर देखें तो, ठीक है। और इस छोटे से क्षेत्रफल के बावजूद अगर देखें तो भारत का जो स्थान है वो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा है? तो विश्व में 7वां स्थान है, ठीक है। तो याद रखेंगे रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से 6 बड़े देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। और 2.4% आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि 2.4% जो क्षेत्रफल है वो भारत का है, ठीक है। और 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर एग्जैक्ट आप याद करना चाहे तो 32.8725 लाख वर्ग किलोमीटर ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि स्थलीय और तटीय सीमाएं। अब सीमा बाउंड्री आप जानते हैं, बाउंड्री का मतलब क्या हुआ? देखिए स्थलीय सीमा का मतलब हुआ कि
वह सीमा, भारत की वह सीमा जिसका जुड़ाव समुद्र से नहीं बल्कि स्थल से है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थलीय सीमा, ठीक है। तो स्थलों से जुड़ाव वाले, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पाकिस्तान है, ठीक है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा है। इसी प्रकार से अगर नेपाल के तरफ जाइएगा, यहाँ नेपाल के तरफ, तो यहाँ भी स्थलीय सीमा रेखा है, ठीक है। ये सभी जो आप देख सकते हैं यहाँ जो है सभी स्थलीय सीमा रेखा है। और जो यहाँ कलर किया गया है ये ब्लू का, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या है? तो तटीय सीमा रेखा। तटीय सीमा रेखा का मतलब है कि इनके बीच जो है वो समुद्री सीमा रेखा है। ये समुद्र आप देख सकते हैं, जैसा कि पिछला जो मैप आपने देखा था अरब सागर वाला और इधर बंगाली खाड़ी वाला, तो आप समझ सकते हैं इसे, ठीक है। तो स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा आपने समझा। तो ये आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे कि स्थलीय सीमा जो है वो भारत की ज़मीनी सीमा रेखा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। और तटीय सीमा रेखा की बात करें तो 7,516 किलोमीटर, 16.6 किलोमीटर है। ये बात हो रही है आपकी ये तटीय सीमा रेखा, ये सभी मिला करके, और ये यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इसे भी अगर आप हम ले सकते हैं ये सब जोड़ करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तटीय जो सीमा है वो 7,516.6 किलोमीटर है। और मैं आपको बता दूं, अभी चूँकि हम जो वर्तमान में जो NCERT की पुस्तक है हमने उसको संदर्भ के रूप में लिया है, तो जो नवीनतम डाटा है मैंने उसको इसमें समाहित नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो तटीय सीमा रेखा है इसका विस्तार हो गया है और ये लगभग 11, ठीक है, लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास हो गया है। तो इसके होने का कारण क्या था कि यहाँ जो अभी देखिए, जैसे कि पुराने समय में तकनीक उतनी उन्नत नहीं थी, वर्तमान में तो तकनीकी काफ़ी उन्नत हो गई है। तो नवीनतम तकनीकों की सहायता से यह जो सीमा रेखा है इसकी लंबाई मापी गई है। तो उसके हिसाब से अभी देखिए, अगर हम लोग यहाँ की बात करें, ठीक है, तो किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अगर मापी जाए, अगर हमारे पास उन्नत तकनीकें नहीं हो तो अगर मापने जाएंगे तो क्या होगा कि हमने बहुत सारी लंबाई को इग्नोर करके चलेंगे। लेकिन जब हमारे पास तकनीकें उन्नत होंगी तो हम क्या करेंगे, जो छोटी छोटी जो लंबाइयाँ हैं उसको भी हम लोग माप पाएंगे। तो यही कारण से जो तटीय सीमा रेखा है उसकी लंबाई बढ़ी है और यह तकरीबन 11,000 के आसपास जो है किलोमीटर से अधिक ही है, ठीक है। तो ये है, लेकिन चूँकि हम NCERT की बात कर रहे हैं और नवीनतम NCERT की बात कर रहे हैं, तो अभी जो आप देख सकते हैं यही है, ठीक है। ये स्थलीय सीमा रेखा जो आप देख रहे हैं 15,200 किलोमीटर और तटीय सीमा रेखा जो है 7,516.6 किलोमीटर। तो प्रश्न पूछने के ऊपर है, ठीक है। तो ये देखिए, हमने स्थलीय सीमा रेखा देखा, तटीय सीमा रेखा की लंबाई देखी। ये देखिए कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद दक्षिण का भूभाग हिंद महासागर की ओर जो है वो संकरा हुआ है, ठीक है। ये जो यहाँ जो दिखाया गया है 22 डिग्री के बाद जो है नीचे की तरफ जो है वो संकरा हुआ है। और यहाँ उत्तर की तरफ देखें तो नवीन युवा वलित हिमालय जो है यहाँ इस पार्ट में आप देखेंगे, अगला अध्याय हम लोग शुरू करेंगे तो विस्तार पूर्वक इसे हम लोग देखेंगे। तो ये उत्तर की तरफ है और यहाँ पर बताया गया है कि 22 डिग्री नॉर्थ के बाद से क्या हुआ कि ये जो है वो संकड़ी होती चली गई है ये, ठीक है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक देश दो समय, ठीक है। दो समय एक्चुअली इसको एक समय ही कहेंगे। आप जब देखेंगे भारत का मैप निकालें तो इधर जो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में जब आएँ तो जो सबसे जो पूरब का भाग है, सबसे पूरब आप अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं, ठीक है। सबसे पूरब का भाग अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो वहाँ की स्थिति देखें और इधर जो गुजरात, ठीक है, गुजरात, तो यहाँ की स्थिति देखें, ठीक है। तो दोनों में क्या है कि देखिए भारत जो है वो पूरा एक ही है, अरुणाचल प्रदेश कहे तब या गुजरात कहे तब, दोनों तो भारत एक ही है, ठीक है। तो समय जो टाइम जोन है वो तो सेम ही है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति अगर हम देखें, जैसे कि सुबह के समय अगर हम 5 बजे देखें, ठीक है, आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि सुबह सुबह मतलब 5 बजे ही जो है आपको दिन की तरह दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आप 5 बजे अगर गुजरात ऐसे प्रदेशों में अगर जाएं तो मालूम चले कि उस समय की स्थिति जो होती है वो रात ही होती है। बिहार में बीच वाली स्थिति है, ठीक है। तो ये है, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो ऐसा है क्यों, ठीक है। तो आपको पता है कि
अभी हम लोगों ने बात किया था कि देशांतरीय विस्तार कितना है, आपने पढ़ा है ना, अभी पिछले स्लाइड में हमने बताया कि देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री से लेकर के और 97 डिग्री के जो बीच का भाग है उसके बीच कितना का विस्तार है, वो लगभग 30 डिग्री के आसपास का अंतर है। ठीक है, तो इन 30 डिग्री के अंतर में कितने घंटे का अंतर होता है, तो अगर आप कैलकुलेशन अगर करें तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। ठीक है, देखिए तो भारत जो है वो पश्चिम से लेकर पूरब में बहुत चौड़ा है। ठीक है, देशांतर के इस लगभग 30 डिग्री के फैलाव के कारण गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में जो स्थानीय समय का जो अंतर है वो कितना हो जाता है, वो 2 घंटे का हो जाता है। ठीक है, तो ये है, यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है तो गुजरात में अंधेरा ही होता है, फिर भी दोनों जगह की घड़ियाँ जो है वो तो सेम ही बताएंगे। ठीक है, तो अगर पूछे कि आखिर 5 बजे सुबह जो है अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो जाती है, वहीं गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में अंधेरा ही होता है, जबकि 5 बजा ही है। तो इसके बीच अगर पूछे कि क्या कारण क्या है, ठीक है, तो कारण यही है कि दोनों के बीच देशांतरीय अंतर है। ठीक है, और इस देशांतरीय अंतर के कारण ही ऐसा होता है। आगे बढ़े और देखते हैं कि स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो 82 डिग्री 30 मिनट जो है पूरब को जो है वो मानक मध्याह्न समय जो है माना गया है भारत में। और ये मिर्ज़ापुर, जो यूपी का मिर्ज़ापुर इलाका है, इस मिर्ज़ापुर को जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन के रूप में जाना गया है। ठीक है, 2 घंटे के समय के अंतर की उलझन को सुलझाने के लिए पूरे देश में क्या किया गया कि एक ही समय को जो है तय किया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ और यहाँ के बीच जो है वो तय किया गया है। ठीक है, और 82.5 डिग्री आप जरूर याद रखेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है भारत में। और ये कहाँ से गुजरती है, तो यूपी के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है, और तो ये है, और यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है और इसी के अनुसार जो है पूरे देश में घड़ी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है कि विश्व व्यापार के केंद्र में भारत। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भारत की जो अवस्थिति है वो इतनी कमाल की है कि व्यापार के लिए कि आपको जो है वो कहीं ना कहीं भारत से आपको जो है संबंध जुड़ता है। ठीक है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो हमें पश्चिमी देशों अफ्रीका और पूर्वी एशिया से, ठीक है, पूर्वी एशिया जैसे कि ये सभी कंट्री जो है, इसमें इंडोनेशिया और बाकी जो कंट्री है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार वगैरह, ये सभी जो है जुड़ने का एक शानदार समुद्री रास्ता देता है। ठीक है, दुनिया में किसी भी देश की हिंद महासागर में भारत जैसी बड़ी तटीय सीमा रेखा नहीं है, इसीलिए इस महासागर के नाम पर ही, ठीक है, ये भारत का जो नाम है वो इंडियन ओशन के नाम पर रखा गया है। तो ये इस मामले में एकमात्र ऐसा देश है जिसका किसी सागर के नाम पर, महासागर के नाम पर देश का नाम पड़ा है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि स्वेज नहर का क्या प्रभाव। देखिए आपने पढ़ा होगा जब ब्रिटिश भारत में आए, ठीक है, ब्रिटिश भारत में जब आए 1600 ईस्वी की बात है। ठीक है, पुर्तगाली ब्रिटिश वगैरह, ये तो माफ़ कीजिए, वो ब्रिटिश की बात हो रही थी। अगर मैं बात करूँ यूरोपीय की, तो यूरोपीय जो है लगभग 1498 में, आपको पता होगा, ये वास्को डी गामा जो है यहाँ से जब आए थे। ठीक है, और बार्थोलोम्यू डियाज जो है वो, उन्होंने जो है वो रास्ते की खोज की थी। तो जो रास्ते की खोज की गई थी वो इस तरह से था, जो आप ये देख रहे हैं, ये इस तरह से इस रास्ते की खोज की गई थी। और ये जो जगह है यहाँ पर केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसी केप ऑफ गुड होप के रास्ते से ये रास्ते की खोज हुई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्टेंस तय करके जो है वो भारत में जाया गया प्रारंभ में। ठीक है, फिर इसी रास्ते से होकर ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, और भी जितने भी यूरोपीय व्यापारी थे वो सभी आए। ठीक है, लेकिन जब क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि 1869 में स्वेज नहर खुला। ठीक है, और ये जो स्वेज नहर यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, ये जो स्वेज नहर है ये बहुत संकरा हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो खुला, इसके बाद से क्या हुआ कि इसके बाद से जो रास्ते की लंबाई है वो कितनी घट गई, आप देख सकते हैं। आप सोचिए कि यहाँ से रास्ता खुल गया तो ये जो लंबाई है वो काफ़ी कम गई और तकरीबन 7000 किलोमीटर की कमी आई। ठीक है,
नहीं तो क्या होता था कि पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के जाना पड़ता था यूरोपियों को भारत जाने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना आसान हो गया। ठीक है, तो स्वेज नहर का जो स्वेज नहर की जो खोज है या स्वेज नहर का जो निर्माण किया गया, ये अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक मील का पत्थर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यह है कि प्राचीन काल से वैचारिक और व्यापारिक संपर्क। ठीक है, भारत से दुनिया को क्या मिला, आप देख सकते हैं कि भारत से दुनिया को क्या क्या मिला है। ठीक है, और इसमें वेद है, वेद पुराण साहित्य उपनिषद ये सभी मिला भारत को, भारत से दुनिया को। मसाले मिले, सूती वस्त्र मिले। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत से मिला, लेकिन दुनिया से भी भारत को बहुत चीज़ प्राप्त हुई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है, तो ये क्या है, एक तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान है। ठीक है, कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, तो इसी जो वर्तमान आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राचीन कला और संस्कृतियों का ही और समाज का ही वर्तमान जो है प्राचीन समय का ही एक परिवर्धित रूप के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पड़ोसी देश। उत्तर से पश्चिम देखें तो देखिए हमारे पड़ोसी देश में देखेंगे तो सबसे यहाँ पर जो है ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सीमा थोड़ी सी लगती है। ठीक है, चीन है, देखिए सबसे बड़ा अगर पड़ोसी देखें तो यहाँ पर। इसके बाद देखिए वैसे कहेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक जो है बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। ठीक है, ये है। फिर नेपाल है, भूटान है, ये सभी क्या है, भारत के पड़ोसी देश हैं। और एक जो समुद्र में आप देखते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो एक श्रीलंका भी है हम लोगों के पड़ोसी। ठीक है, वैसे कहिएगा सामुद्रिक रूप से एक मालदीव भी लक्षद्वीप के बगल में एक राष्ट्र है, इसका नाम है मालदीव, तो मालदीव भी है। तो इस प्रकार से हम लोगों के साथ ये सभी पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और हाँ, तो ये पड़ोसी देश कुछ पूर्व और दक्षिण में भी देखें तो देखिए एक तो श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका पाक जल संधि से अलग होती है, और मालदीव। ठीक है, पूर्व में हमारी ज़मीनी सीमाएं जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ये सभी क्या है, तो ज़मीनी सीमा रेखा के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, और अगर हम बात कर ले पूरब और दक्षिण की तरफ जो समुद्रिक सीमा से जुड़ी हुई है, तो उसमें हमारी जो ज़मीन म्यांमार आप देखें। ठीक है, म्यांमार है। ठीक है, ये बांग्लादेश से लगती हुई है। और दक्षिण में देखें तो दो हैं, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के ठीक दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और भारत और श्रीलंका के बीच दो छोटे समुद्री रास्ते को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है वो अलग ये कहा जाता है। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पड़ोसी देशों के बारे में देखा। दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि भारत जो है की स्थिति देखी कि 2.4% जो भूभाग है, ठीक है, वो 7वां सबसे बड़ा देश है विश्व में। 32.8 लाख लगभग इसका क्षेत्रफल है। फिर हमने बात किया कि किस प्रकार से कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कनेक्टिविटी देखा हमने कि किस प्रकार से हिंद महासागर का केंद्र बना हुआ है भारत, और दुनिया से जुड़ाव किस प्रकार प्रदान करता है। ठीक है, और मानक समय भी हमने देखा कि 82.5 डिग्री पूर्व जो यामोत्तर है और मिर्ज़ापुर से गुजरती है, उसे हम लोग देखा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि आखिर भारत जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि ये कर्क रेखा के विषय में हम लोगों ने बात किया। कर्क रेखा के बाद समुद्री जो द्वीप समूह है उसका हम लोगों ने परिचय देखा, और भारत की विशालता क्या है वो देखा। फिर स्थलीय सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। एक पॉइंट हमने ये भी साझा किया आप लोगों के साथ कि ये 2 घंटे का अंतर जो है वो व्यवहारिक रूप से दिखाई नहीं देता है। तो आखिर क्या है कि मतलब अगर टाइम जोन एक है तो समय का अंतर किस प्रकार से और यह अंतर किस लिए है वो भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, फिर उसके बाद है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन। फिर है कि विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में भारत को किस प्रकार से देखा जा सकता है, ये है। फिर स्वेज नहर का प्रभाव क्या पड़ा। इसके बाद भारत से दुनिया को क्या मिला, दुनिया को भारत ने क्या दिया।
ठीक है, तो इस प्रकार से फिर पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने देखा। तो कुल मिला के दोस्तों ये आपका आज का अध्याय था। ठीक है, हम लोगों ने इसे आसानी से समझने का प्रयास किया। ठीक है, किसी भी प्रकार की अगर त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा, मेरा पहला वीडियो है ज्योग्राफी के लिए, और सुझाव की उम्मीद मैं आपसे करता हूं बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दूसरा अध्याय हम लोग लेके आएंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, और इसे हम लोग और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।